नमस्कार, एफएम न्यूज पर मैं हूं आपके साथ नेहा वालिया और वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की अहम खबरों का। लेकिन रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर होंगे। आज सीएम योगी आदित्यनाथ झांसी दौरे पर जाएंगे, विकास कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे और शाम को सीएम जनप्रतिनिधियों से बातचीत करेंगे, मुलाकात करेंगे। 8 मई को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। इससे पहले बीते कल अयोध्या दौरे पर थे और उससे पहले 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। और आज झांसी दौरे पर हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और 8 मई को मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री। तो शाम को सीएम जनप्रतिनिधियों से भी बातचीत करेंगे। ललितपुर जाने का भी कार्यक्रम है, वहां पर पीड़ित परिवार से भी मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि ललितपुर से जिस तरह से दुष्कर्म का मामला सामने आया था उसे लेकर खूब सियासत भी हुई और विपक्ष ने योगी सरकार को घेरने का कोई भी मौका नहीं छोड़ा। तो सीएम योगी आदित्यनाथ आज झांसी के दौरे पर रहेंगे। आपको बता दें, सीएम योगी दोपहर 4 बजे झांसी पहुंचेंगे। 4:30 बजे सीएम जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। 5:30 बजे सीएम मंडल के विकास कार्य और कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे। योगी योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे, जिसके बाद अगले दिन यानी रविवार को सीएम योगी दतिया और उसके बाद ललितपुर जाएंगे। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी 8 मई को मध्य प्रदेश के भी दौरे पर रहेंगे। तो इससे पहले बीते कल अयोध्या पहुंचे थे योगी आदित्यनाथ। वहां पर दलित के घर भोजन भी किया उन्होंने, हनुमानगढ़ी पहुंचे थे, रामलला के दर्शन भी किए थे और उससे पहले 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर थे और आज झांसी पहुंचेंगे। करीब 4 बजे का समय बताया जा रहा है जब योगी आदित्यनाथ झांसी पहुंचेंगे। जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे, बातचीत करेंगे और इसी के साथ 8 मई को मध्य प्रदेश का दौरा भी योगी आदित्यनाथ का प्रस्तावित है। तो योगी आदित्यनाथ आज झांसी दौरे पर जाएंगे और इसी बीच सीधा रुख करते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम खबर का। इस वक्त की अहम जानकारी आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की सियासत को लेकर मुलायम सिंह यादव का बयान सामने आया है। जी हां, यूपी की सियासत पर मुलायम सिंह बोले हैं कि अब सिर्फ 2 लोगों के बीच लड़ाई है, समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। मुलायम सिंह का ये कहना है, यूपी में अब कोई तीसरी पार्टी नहीं है, कार्यकर्ता 2024 के लिए तैयार रहें। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए नितिन हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। नितिन, मुलायम सिंह यादव के इस बयान को किस तरह से देखा जाए? नेहा जी, आपको बताना चाहूंगा कि मुलायम सिंह यादव बोले हैं यूपी में लड़ाई सपा और भाजपा के बीच कार्यकर्ताओं से कहा उन्होंने 2024 के लिए करें तैयारियां। आपको बताना चाहूंगा कि सपा प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को विभिन्न जिलों के मिलने से आए नेताओं कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलायम सिंह यादव ने संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चुनाव में सपा ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और हर तरफ उनकी चर्चा है। सपा संगठन मुलायम सिंह यादव ने यह भी कहा कि यूपी में दो पार्टियों के बीच लड़ाई चल रही है और इसके अलावा अब कोई नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव से यह बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश में केवल समाजवादी पार्टी और भाजपा है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता और नेता 2024 की लड़ाई के लिए तैयार रहे। सपा प्रदेश मुख्यालय में शुक्रवार को विभिन्न जिलों से मिलने आए नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलायम सिंह यादव ने यह बात कही। आपको बताना चाहूंगा कि उसके बावजूद सपा के बारे में कई टिप्पणियां की गई। नेताजी मुलायम ने कहा कि हमारी समाजवादी पार्टी गरीबों, किसानों और नौजवानों, भूमिहीनों की बात करती है। सभी जाति और धर्मों के साथ हमारा व्यवहार एक समान रहता है। समाजवादी पार्टी बेरोजगारी, महंगाई, अन्याय के खिलाफ लगातार संघर्ष करती रहती है। उन्होंने कहा कि बहुत संख्या में लोगों ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा जताया, इससे सपा नेताओं और कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बढ़ गई है। इस बात पर अडिग होकर काम करना चाहिए। मुलायम सिंह यादव ने संबोधन के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव, प्रतिपक्ष विधान परिषद संजय लाटर, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम व पूर्व मंत्री बलराम यादव के समेत अन्य नेता मौजूद रहे। आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से शुक्रवार को उन्होंने बयान जारी किया, उन्होंने कहीं ना कहीं ये भी कहा कि ढीली होने से वर्दीधारी खुद दरिंदे बन रहे हैं। उन्होंने कहीं ना कहीं फतेहपुर में रेप के एक दिन पहले पीड़ित लड़की आत्महत्या कर लेती है
तो कई मुद्दों को उन्होंने लोगों के बीच में रखा, अपने नेताओं के बीच रखा। उन्होंने कहा कि ललितपुर में दुष्कर्म के आरोपी ऐसे को वीआईपी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। सच तो यह है कि भाजपा सरकार ने पुलिस का राजनीतिक दुरुपयोग कर इंसान को थाने में गिरवी रख दिया है। ऐसी सरकार से न्याय की अपेक्षा करना बेईमानी होगी। लोकतंत्र में मर्यादा, राजधर्म और स्वच्छता होती है, लेकिन भाजपा शासन काल में सब खत्म हो चुका। तो कुल मिलाकर उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए ये सपा की बढ़ाई करी और साथ ही अखिलेश यादव को 2024 के लिए तैयार करने की बात कही और सपा और भाजपा में मुख्य रूप से लड़ाई होने की बात कही। जी बहुत बहुत शुक्रिया नितिन इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव के इस बयान को ऐसे भी देखा जा रहा है कि जिस तरह से उन्होंने विधानसभा चुनाव में बीजेपी को टक्कर देने की कोशिश की, उस लिहाज से कहा गया उनकी तरफ से कि यूपी की सियासत में अब सिर्फ 2 ही पार्टियां बची हैं और 2 ही पार्टियों के बीच लड़ाई है, एक बीजेपी और दूसरी समाजवादी पार्टी, कोई तीसरी पार्टी अब बची नहीं है। तो कार्यकर्ता 2024 के लिए तैयार रहें। और उत्तर प्रदेश में एक बार फिर योगी सरकार बनने के बाद हमने कई बड़े प्रशासनिक फेरबदल देखे हैं और एक बार फिर एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से किया गया है। आपको बता दें कि प्रदेश में 5 आईएएस अफसरों और 7 पीसीएस के ट्रांसफर हुए हैं। ये भी बता दें कि क्या क्या फेरबदल हुए हैं। शशांक त्रिपाठी और ईशान प्रताप सिंह, जिन्हें विशेष सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है। गौरव कुमार को गोंडा के सीडीओ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अनुभव सिंह को सीडीओ श्रावस्ती बनाया गया है। वहीं अन्नपूर्णा गर्ग को अपर प्रबंधक निदेशक यूपी सड़क परिवहन निगम लखनऊ की कमान सौंपी गई है। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में कह सकते हैं कि बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। शुक्रवार की देर रात 5 आईएएस अफसरों समेत 7 सीनियर पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर के आदेश जारी किए गए हैं। गोंडा के मुख्य विकास अधिकारी शशांक त्रिपाठी और श्रावस्ती के मुख्य विकास अधिकारी ईशान प्रताप सिंह को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है। इस सूची में 5 आईएएस अफसरों का तबादला किया गया है और 7 वरिष्ठ पीसीएस अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। तो देर रात ये प्रशासनिक फेरबदल किया गया है, जिसकी जानकारी हम एफएम न्यूज के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। चले सीधा रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का। ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। हाईकोर्ट की तरफ से ये वारंट जारी किया गया है। एनबीडब्ल्यू नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं ऋतु माहेश्वरी और
पुलिस कस्टडी में पेश करने का आदेश उन्हें दिया गया है। 13 मई को हाईकोर्ट में पेशी होगी। तो यह अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। तो सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू हाईकोर्ट से ये वारंट जारी हुआ है। एनबीडब्ल्यू नोएडा अथॉरिटी की सीईओ हैं ऋतु। पुलिस कस्टडी में पेश करने का आदेश दिया गया है। नोएडा विकास प्राधिकरण के सीईओ ऋतु माहेश्वरी को एक मामले में उच्च न्यायालय के समक्ष पेश ना होना भारी पड़ा है, जिसके बाद न्यायालय ने गौतम बुद्ध नगर के सीजीएम को गिरफ्तारी का वारंट भेजा और नोएडा अथॉरिटी की सीईओ ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ एनबीडब्ल्यू जारी हुआ है। एक मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीईओ को पुलिस कस्टडी में लेकर अदालत में पेश करने का आदेश दिया। इतना ही नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट की बेंच ने गौतम बुद्ध नगर के सीजेएम को आदेश का अनुपालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है। कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जब सुनवाई का समय सुबह 10 बजे का है और आप 10:30 बजे की फ्लाइट पकड़ रही हैं, ये कोर्ट आपकी सहूलियत के हिसाब से नहीं चलता। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ताहिर सैफी का रुख कर लेते हैं। ताहिर, पूरी खबर पर क्या ताजा जानकारी? देखिए, बिल्कुल नेहा जी, आपको बता दूं कि हाईकोर्ट में जो है जमीन के मामले को लेकर बहस चल रही थी, उस पर जो है सुनवाई करते हुए वर्ष 2013 के कोर्ट के आदेश जो है जारी किए थे कि वर्ष 2013 में जो सर्किल रेट का मुआवजा है उसके आधार पर दुगना मुआवजा जो है पीड़ित परिवार को दिया जाएगा। इसके साथ ही जो कंप्लेंट की गई है उनका 5-5 लाख रुपए का जो है मुआवजा देने के आदेश जो है हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए थे, जिस पर जो है ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारी जो है हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हैं। सुप्रीम कोर्ट में चुनौती जब दी जाती है तो सुप्रीम कोर्ट जो है प्राधिकरण की याचिका को खारिज कर देती है और हाईकोर्ट के फैसले को बदस्तूर जारी रखती है। उसी के चलते जो है जमीन अर्जेंट जो की गई थी उसको लेकर जो है पूरा मामला किया गया था। दरअसल 1989 और 1990 में जो है एक कंप्लेंट हाई कोर्ट में दी गई थी, जिस पर जो है सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया था। हाई कोर्ट के फैसले को प्राधिकरण ने जब नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट चैलेंज होने के बाद जब सुप्रीम कोर्ट से भी जो अर्जी खारिज हो गई थी तो उसके बाद हाई कोर्ट के फैसले को बदस्तूर जारी रखा गया और पीड़ित को मुआवजा देने की बात की गई थी। लेकिन उस हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने जो है निगलेक्ट कर दिया था, जिसके बाद पीड़ित एक बार फिर से जो है हाई कोर्ट की शरण में जाता है और हाई कोर्ट की आदेश का जो है पालन नहीं किए जाने की एक कंप्लेंट फायर की जाती है, जिस पर हाई कोर्ट जो है ऋतु माहेश्वरी को हाई कोर्ट में जो है तलब होने के जो है आदेश दिए जाते हैं। 28 तारीख को जो है आदेश दिए गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है ऋतु माहेश्वरी जो है कोर्ट में हाजिर नहीं हुई। उसके बाद जो है 4 तारीख को दोबारा से ऋतु माहेश्वरी को कोर्ट में तलब होने के आदेश दिए जाते हैं, लेकिन ऋतु माहेश्वरी उस बार भी हाजिर नहीं होती है और हाई कोर्ट में जो है ऋतु माहेश्वरी की तरफ से जो वकील खड़ा किया गया था वो वकील पहुंचता है और कहता हुआ नजर आता है कि जब ऋतु माहेश्वरी जी कोर्ट में आ जाए तब उस पूरे मामले की सुनवाई की जाए। जिस पर जो है जज साहब ने जो है हाई कोर्ट के वकील से पूछा कि क्या ऋतु माहेश्वरी इलाहाबाद हाई कोर्ट पहुंच चुकी है या अभी आनी बाकी है, जिस पर जो है वकील के द्वारा कहा गया था कि हाई कोर्ट के लिए वो जो है दिल्ली से 10:30 बजे प्लेन से जो है रवाना हो चुकी है। जिस पर हाई कोर्ट ने सख्त एतराज उठाते हुए साफ तौर पर कहा था कि जब 10 बजे बुलाने का समय था तो आखिर कैसे 10:30 बजे ऋतु माहेश्वरी दिल्ली से जो है फ्लाइट लेकर हाई कोर्ट के लिए रवाना हुई है। जिस पर जो है हाई कोर्ट ने कोर्ट की अवमानना मानते हुए साफ निर्देश दिए कि ऋतु माहेश्वरी को गिरफ्तार कर हाई कोर्ट में जो है 23 मई को जो है तलब किया जाए, ताकि पूरे मामले का जो है निष्पक्ष जो है विचार विमर्श करने के बाद जो है आदेश जो है सुनाई जा सके। अब ऋतु माहेश्वरी को 23 तारीख को हाई कोर्ट में जो है पुलिस की मौजूदगी में जो है पेश किया जाएगा, जिसके चलते ऋतु माहेश्वरी के खिलाफ जो है गैर जमानती वारंट जारी कर दिए गए हैं और इसको लेकर नायक मजिस्ट्रेट पर हाई कोर्ट के आदेश का पालन करने के आदेश दिए गए हैं और इसमें अनदेखी देखी गई है ऋतु माहेश्वरी की। उसी के चलते ये पूरा वारंट जो है गैर जमानती जारी किया गया। देखिए, बिल्कुल नेहा, आपको बता दूं कि पूरा मामला जो था नोएडा के सेक्टर 82 का था। नोएडा सेक्टर 82 30 नवंबर 1989 और 16 जून 1990 में अर्जेंसी क्लॉज के तहत जो है जमीन अधिग्रहण का काम किया गया था, जिस पर इसकी जो मालकिन थी मनोरमा कुंचल, उन्होंने जो है हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को चुनौती दी थी। इसके बाद जो है सुनवाई पूरे मामले पर चलती गई। 19 नवंबर 2016 को जो कुंचल है वो जो है केस जीत गई थी और हाई कोर्ट के फैसला सुनाया था कि जो पीड़ित परिवार है उसको सर्किल रेट के दुगना जो है मुआवजा दिया जाए। इसके साथ ही जो 2 कंप्लेंट थी उस पर जो है 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी जो है नोएडा प्राधिकरण को जमा करना होगा, जिसको लेकर जो है प्राधिकरण
प्राधिकरण की टीम सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाती है और सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बदस्तूर जारी रखता है और आदेश देता है कि पीड़ित परिवार को जो हाई कोर्ट के द्वारा आदेश दिए गए हैं उसका पालन जो है किया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी प्राधिकरण के आला अधिकारियों की लगातार जो मनमानी थी वो निकलकर सामने आ रही थी और पीड़ित को जो है चक्कर जो है प्राधिकरण के कटाए जा रहे थे, जिसके चलते प्राधिकरण के इस सिरदर्दी से परेशान होकर जो है एक बार फिर कंचल देवी जो है हाईकोर्ट की शरण में जाती है, जिस पर जो है हाईकोर्ट की शरण में जाने के बाद आदेश दिए जाते हैं कि रितु महेश्वरी खुद जो है पेश होकर हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखे। ना होना और बार बार इसकी अनदेखी करना, जिसके बाद अब उनके खिलाफ ये गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। महेश्वरी के खिलाफ हाईकोर्ट की तरफ से NBW वारंट जारी किया गया है, गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। और उससे पहले जब पेश होने के लिए कहा गया था रितु माहेश्वरी को, तो उनके वकील की तरफ से कहा गया कि वो कुछ ही देर में कोर्ट में पेश होंगी, यानी 10 बजे की पेशी थी और 10:30 बजे वो फ्लाइट ले रही थी, जिसकी वजह से कोर्ट की तरफ से उन्हें फटकार भी लगी थी। और अब ये गैर जमानती वारंट हाईकोर्ट की तरफ से जारी किया गया है। और चलिए इसी बीच एक बड़ी खबर मथुरा से सामने आ रही है, जहां पर यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मथुरा से। तो कार सवार 7 लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और 1 बच्चा शामिल बताया जा रहा है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर यह दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, 2 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, 3 महिलाएं मृतकों में शामिल हैं और 1 बच्चा भी बताया जा रहा है। मथुरा के यमुना एक्सप्रेसवे पर आज ये सड़क हादसा हुआ, जिसमें कार में 7 सवार लोगों की मौत हुई है, जबकि 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। कुल लोग 9 बताए जा रहे हैं जो कार में सवार थे। और हादसा कैसे हुआ ये अभी तक क्लियर हो नहीं पाया है। कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से डैमेज हो चुका है और आशंका है कि किसी वाहन ने या तो कार को सामने से टक्कर मारी या फिर कार आगे चल रहे वाहन से जा भिड़ी। और जब पुलिस पहुंची तो मौके पर कोई और दूसरा वाहन नहीं था। तस्वीरें देखिए आप, कार के हालात देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना भीषण ये सड़क हादसा रहा होगा। कार में 9 लोग सवार बताए जा रहे थे, जिसमें से 7 लोगों की मौत हुई है। तो आगे का पूरा हिस्सा कार का डैमेज हो चुका है और बताया ये जा रहा है कि शायद कार को या तो किसी ने आगे से टक्कर मारी या कार खुद पीछे से किसी वाहन में जा भिड़ी। इस पर पूरी जानकारी के लिए ताहिर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ताहिर, हम तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी भीषण ये सड़क हादसा रहा। क्या कुछ कारण बताए जा रहे हैं अभी इस हादसे के पीछे? देखिए बिल्कुल नेहा जी, आपको बता दूं कि यमुना एक्सप्रेसवे कहें या फिर मौत का एक्सप्रेसवे, लगातार इस एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के चलते हादसों की जो संख्या वो बदस्तूर बढ़नी जारी है। हालांकि प्रशासन और यमुना एक्सप्रेसवे को बनाने वाली जो कंपनी है उसका साफ तौर पर दावा है कि 100 की रफ्तार से ज्यादा तेज चलने वाली जो वाहन चालक है उनके खिलाफ चालान की प्रक्रिया करते हुए उनके खिलाफ चालान काटे जाते हैं और दोबारा और तिबारा अगर ऐसा ही पाया जाता है तो उसके जो है लाइसेंस रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर यह होता हुआ नजर नहीं आता है, जिसके चलते जो है एक बार फिर यमुना एक्सप्रेसवे जो है मौत का गवाह बना है, जिसके चलते नौदिल थाना क्षेत्र के माइलस्टोन सेक्टर 6 के पास जो है अज्ञात वाहन की चपेट में आकर जो है वैगनार कार को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैगनार कार के पूरी तरीके से परखच्चे उड़ जाते हैं और कार में सवार 9 लोगों में से 7 की दर्दनाक मौके पर ही मौत हो जाती है, जिसमें 1 बच्चा समेत 3 महिलाएं जो है शामिल हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग मथुरा से सवार होकर नोएडा एक सभी समारोह में आने के लिए जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही माइलस्टोन 68 के पास जो है अज्ञात वाहन की चपेट में आने से ये बड़ा हादसा हो जाता है। सूचना मिलते ही पीआरबी की टीम मौके पर पहुंच जाती है और 2 घायलों को जो है नजदीक के अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया जाता है, जहां दोनों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है। साथ ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, मृतकों के शव को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर देते हैं। पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है। पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जानकारी की जा रही है कि वैगनार कार से किस गाड़ी को जो है टक्कर मारी थी, जिसके चलते 7 लोगों की मौत हो गई। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि हादसे के बाद जो है प्रशासन अपनी नींद से जागता है और कार्रवाई करने की
साथ करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई होती हुई नजर नहीं आती है, जिसके चलते लोग जो है यमुना एक्सप्रेसवे को मौत का एक्सप्रेसवे कहना शुरू कर दिया है। नेहा जी, चलिए ताहिर, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो यमुना एक्सप्रेसवे पर आज सुबह ये भीषण सड़क हादसा हुआ है। जैसा कि हमारे संवाददाता ने बताया कि ये पूरा परिवार, जितने भी लोग कार में सवार थे, वो किसी शादी समारोह में शामिल होने के लिए जा रहे थे जिस वक्त ये हादसा हुआ है यमुना एक्सप्रेसवे पर। सात लोगों की मौत इस हादसे में हुई है, एक बच्चा, 3 महिलाएं इसमें शामिल थी, 2 की हालत गंभीर बनी हुई है। आपको बता दें कि कार पूरी तरह से, कार के परखच्चे उड़ गए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। ये पूरा परिवार एक शादी समारोह के कार्यक्रम में शामिल होने जा रहा था, जिससे पहले ये दर्दनाक हादसा हुआ। पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि अभी तक कारण पूरे नहीं समझ आ पाए हैं कि आखिर किन कारणों की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन तेज रफ्तार रही होगी और कारण ये भी बताए जा रहे हैं, जिस तरह की हाल की स्थिति बताई जा रही है कार की, उससे अंदाजा ये लग पा रहा है या तो सामने से टक्कर हुई है कार की किसी चीज से, या फिर कार खुद किसी वाहन में जा भिड़ी। लेकिन जब पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां कोई दूसरा वाहन नहीं खड़ा था। 7 लोगों की फिलहाल इस हादसे में मौत हुई है। 3 महिलाएं और 1 बच्चे की जान इस दर्दनाक सड़क हादसे में चली गई है। सपा के विधायक और पूर्व मंत्री आजम खान लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं अपनी रिहाई का, कि आखिर उनकी जमानत कब होगी, और इसी के चलते उन्हें जमानत मिलती पर उनके ऊपर एक और मामला दर्ज हो गया है। दरअसल रामपुर पुलिस ने एक स्कूल की मान्यता को लेकर 2020 के कथित धोखाधड़ी मामले में आजम खान के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है, और रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले की सुनवाई 19 मई को रामपुर कोर्ट में होनी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने आजम खान के ऊपर लगे शत्रु संपत्ति के मामले में 5 मई को सुनवाई की, लेकिन जमानत मिल नहीं पाई है, क्योंकि कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया है। ऐसे में अब उम्मीद लगाई जा रही है कि कोर्ट अगले सप्ताह इस मामले पर अपना फैसला सुनाएगी। लेकिन उसी बीच ये खबर सामने आ रही है कि एक और मामला फर्जी सर्टिफिकेट का दर्ज किया गया है आजम खान पर। उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए FM न्यूज।